तो आज ऐसी ही एक शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं। अब्दुल मतीन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग अब्दुल मतीन आपको। अब्दुल मतीन, हम ये देखते हैं कि आप बड़ा पॉजिटिव यूज़ करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का और आप आवाम की आवाज़ बनते हैं, आवाम के मसाइल को उठाते हैं, आप एडवोकेट भी हैं। ये बताइएगा, पुलिस पर बहुत ज़्यादा आप पुलिस के रवैये पर बात करते हैं, उनकी करप्शन को मंजर आम पर लेकर आते हैं, बड़ी ख़तरनाक जगहों पर हाथ डालते हैं, आप पर 2-3 अटैक्स भी हो चुके हैं। तो ये आइडिया आया कहाँ से और क्या आपने सोचा कि यार इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए? वजाहत भाई, ये आइडिया नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मैंने जब एडवोकेसी का आगाज़ किया तो मेरे पास बड़ी ऑप्शंस थी कि मैं सिविल प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर सकता हूँ, पब्लिक लिटिगेशन में जा सकता हूँ, टैक्सेशन की फील्ड में जा सकता हूँ, जो कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था। लेकिन जब इस फील्ड के अंदर मैं आया तो मुझे अंदाजा हुआ थानों में जाने का। वहां पर जाकर मैंने देखी इनकी एट्रोसिटीज, इनकी क्रुएलिटीज और इनके इलीगल बिहेवियर्स जो हम कानून में पढ़ते थे कि ये नहीं होना चाहिए, वही हो रहा होता। पहली मर्तबा हुआ ये कि बतौर वकील मैं जो देखता था मैंने दिखाना शुरू कर दिया लोगों को। अब लोगों को ऐसा लगता है शायद मैं कोई मीडिया पर्सन हूं, कोई मीडिया पर्सन नहीं। मैं वो चीज दिखा देता हूं जो मीडिया पर्सन नहीं दिखा सकता। उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, आप जनरल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। मेरे पास जो नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो फील्ड के अंदर है। मैं जो चीज दिखाता हूं वो उसका वाकई कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो ये चीज मैंने दिखाना शुरू कर दी। तो ये आइडिया नहीं था, ये एक मूवमेंट थी और मूवमेंट ये इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा असर दिखाएगी। एंड हु सपोर्ट यू थ्रू आउट, जब से ये आपने सिलसिला शुरू किया है, ज़ाहिर है बाकी आपके कॉलीग्स भी आपको ज्वाइन कर चुके होंगे। एब्सोल्युटली जो लॉ को जिस तरह आप समझते हैं शायद एक नॉर्मल बंदा नहीं समझता, और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल है पुलिस वालों के साथ इस तरह से। तो आपकी मूवमेंट में ये कौन कौन अभी शामिल है जो इस तरह से आपका साथ दे रहे हैं? मैडम, इस मूवमेंट के अंदर तकरीबन सारे वकील शामिल हैं। राइट। प्रैक्टिकली हमारे ग्रुप बन चुका है जिसमें 8 मेंबर्स हैं एंड दे आर फुली सपोर्टिंग आवर मूवमेंट। यानी जहां पर कभी मुझे कोई जरूरत होगी तो वो 8 में से 8 बंदे मौके पर पहुंचे होंगे। राइट। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो वो 8 बंदे हैं। अगर मैं थ्योरेटिकली देखूं तो तमाम वकला नहीं बल्कि पूरी कौम इस मूवमेंट का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। हम भी वीडियोस देखते हैं कि बड़ा ख़तरनाक जगहों पर आप हाथ डालते हैं, जान का भी ख़तरा होता है। लेकिन अब्दुल मतीन, दूसरी जानिब ये आसान भी होता है कि दूसरे इदारों के ऊपर यानी कि बात करना, उनकी करप्शन बहुत अच्छी चीज़ है, जिस तरह आप इतना वोकल होकर बात करते हैं। कभी इसके अलावा आपने, आपकी जो वकला बरादरी है, आपको बताया काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं। ये बहुत मुश्किल होता है अपने ही सफ़ों के अंदर उन लोगों को भी हाईलाइट करना जो इस काले कोड का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कभी आपने अपने वकला बरादरी के भी इन इश्यूज़ को उसी तरह हाईलाइट किया है जैसे पुलिस की करप्शन के बारे में बात करते हैं? मैं कभी भी डिपार्टमेंट की करप्शन पे बात नहीं करता, डिपार्टमेंट में मौजूद काली भेड़ों की करप्शन पे बात करता। जी जी। मेरी कोई भी वीडियो आप देखें तो उसमें स्पेसिफिकली अगर कोई थाना है तो मैं थाने पे बात करता हूँ। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अंदर मैं घसीटता नहीं हूँ, पहली बात। दूसरे नंबर पे मेरी वीडियो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट पे नहीं है, मेरी वीडियोस फौज पर भी हैं, मेरी वीडियोस पुलिस पर भी हैं, मेरी वीडियोस बैंक्स पे भी हैं, मेरी वीडियोस तकरीबन हर डिपार्टमेंट पे आ चुकी हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेकर तकरीबन हर प्रोग्राम के ऊपर मेरी वीडियो आई हुई। रह गई बात अपने वकला की, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितना मैं अपने जुडिशियल डिपार्टमेंट पर बोलता हूँ, मजिस्ट्रेट साहब तक के ऊपर मेरी वीडियो बनी पड़ी है, मेरी वीडियो बार के प्रेसिडेंट्स तक बनी हुई है। राइट। तो जो करप्शन मुझे जहां पर नजर आती है हम दिखाते हैं। अभी लाइब्रेरी का इशू बना था। इतना दबंग स्टाइल, मतलब डर नहीं लगता? अक्सर तो माएँ घर में कह देती होंगी ऐसा कुछ ना करना, घर वाले मना तो करते होंगे। मैडम, ऐसा नहीं है। उसकी वजह भला क्या है? मेरे वालिद साहब वकील हैं, मेरे 2 भाई वकील हैं, मेरी सिस्टर भी माशाल्लाह जज भी रही हैं। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो मेरी वालिदें हैं उनका दिल गुर्दा बहुत बड़ा है। अरे वाह। राइट। हाँ। वो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं देती कि पुत्र तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तुम्हारे लिए ये मसला हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा। नो प्रॉब्लम पुत्र, जो करना है कर, बस ईमानदारी नल करना। अच्छा, जब अटैक हुए थे आप पर तो वो क्या मामला था? फिर घर वालों का उस पर क्या रिएक्शन था? मैंने उसको इतना हाईलाइट नहीं किया
वो 1-2 इंटरव्यूज में आया तो हाईलाइट हो गया। हाईलाइट नहीं मैंने इतना किया, ब्रस्ट लगा था पूरा। अच्छा। यस। और वो इस तरह हुआ है, मेरे पास अभी भी वो शलवार कमीज पड़ी है, गोलियां निकली हैं, उसमें से सुराख हो गए, एक भी गोली मेरे जिस्म से नहीं निकली। वाह। इस लेवल का वो अटैक था। बाय द वे बंदे भी 6 थे, मैं अकेला था। वहां से मैं किस तरह बच के निकला हूं आई नो, राइट। लेकिन उस मामले को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। हमने एप्लीकेशन दी मुतलका थाने में, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अगले दिन 50 वकील इकट्ठे होकर थाने पहुंच गए। टेंशन पड़ गई उन सबको। बाय द वे उस मामले को मैंने वहीं पे खत्म कर दिया। उसकी वजह ये है कि मेरे जैसा बंदा जब अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर बार बार थाने जाएगा ना, तो मेरी जो मूवमेंट है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। हाँ। तो मैं उसको मुतासर नहीं होने तो आपकी वीडियोस पर कैसा फीडबैक कैसा आता है, पब्लिक रिस्पॉन्ड कैसे करती है? एज अ सोशल मीडिया स्टार आप आ गए ना, तो वो मीडिया किस तरह से ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड करती है? मैडम, बात मेरी जो होती है वो वही है जो लोग फेस कर रहे हैं। मैं अगर झूठे पर्चों की बात करता हूं तो ये वही बात है जो लोग फेस कर रहे हैं। मैं इलीगल डिटेंशंस की, इलीगल अरेस्ट की बात करता हूं तो वही बात है जो लोग फेस कर रहे हैं। अब लोगों ने अपने ऊपर कोई वकूआ होते हुए देखा है और उनको कोई ऐसा बंदा नजर आता है जो उस वकूए से बाकी लोगों को बचा रहा है, तो वो उसको पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर लेते हैं। अच्छा, जब आपकी कोई प्रोसीडिंग होती होगी, हियरिंग होती होगी जिसमें आप जाते होंगे बतौर एडवोकेट, तो जज साहब भी थोड़ा सा होते तो होंगे, जानते होंगे आपको कि यार ये तो बड़े दबंग हैं, ये ना हो कि मेरे भी एक वीडियो बना दे बाहर निकल के। वजाहत भाई, इसमें कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो न्यूट्रल होने का दावा करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि असल न्यूट्रल जुडिशरी ही है। हम कोर्ट्स में जाते हैं, जजेस नो मी वेरी वेल, जानते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। राइट। एट दी एंड जब डिस्कशन करके जब ऑर्डर हो जाता है तो एंड पर जाकर बताते हैं, मियां साहब आपकी वीडियोस हम भी देखते हैं। अच्छा। राइट। यानी हमारी पर्सनैलिटी का उनके ऑर्डर्स पर असर नहीं होता, बड़ा शफाफ ऑर्डर होता है। बिल्कुल ठीक। हाँ। और न्यूट्रलिटी होनी भी चाहिए। जाहिर है जब मुआशरे में इंसाफ के लिए यही कोर्ट्स तो है ना, तो जो क्लाइंट्स हैं जब वो आपसे कोई मदद मांगते हैं, अब जाहिर है हर कोई तो लॉयर को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो आगाही के लिए भी कुछ उनकी बनाते हैं। अक्सर हमारे यहाँ पर तो होता है कि FIR दर्ज नहीं होती, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हो जाए तो FIR दर्ज नहीं होती। तो क्या ऐसे लोगों को गाइड आप करते हैं कि किस तरह से वो बगैर कोई सिफारिश किए, किसी का हाथ नहीं भी पड़ता, तो वो डिमांड कर सकते हैं FIR की? मेरी हर दूसरी और तीसरी वीडियो इसी मौजू पर है कि FIR किस तरह दर्ज करवानी है। हाँ। सिंपल है। परसों चौथ को एक वकूआ पेश आया मेरे दफ्तर के बाहर। अच्छा। और लड़कों ने ना फायरिंग की। आप अंदाजा करें कि उन चारों लड़कों को मैंने मौके पे पकड़ लिया अपनी गनमैन के साथ मिलके। ठीक। पकड़ के मैं अंदर ले आया। मैंने 15 पे कॉल की, मैंने एप्लीकेशन लिखी, मैंने उनके अंगूठे लगवाए एप्लीकेशन पे, इस मकसद के लिए कि मेरी एप्लीकेशन पर उनके अंगूठे लगे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने मौके पे वो पकड़े थे जी। पुलिस वाले उनको छोड़ेंगे भी तो मेरा सबूत होगा। राइट। मैंने एप्लीकेशन मार्क करवाई, थाने पहुंच गया, डाले में लड़कों को भी बैठा लिया। मैंने कहा जी आपने फायरिंग की है, अब आपको इसका मजा तो चखना पड़ेगा। हाँ। राइट। आप मोहल्ले के 2 नंबर गुंडे बने हुए हैं। अब हुआ ये कि मुझे पूरे इलाके से काले आना शुरू हो गए। मतीन भाई ये साडा पुत्र है, ताड़ी मेहरबानी इनू छड़ दो, ए साडा पुत्र है, ताड़ी मेहरबानी इनू छड़ दो। मैंने कहा जो भी मामला आप थाने में है, थाने में सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसी दौरानी में हुआ कि थाने का SHO मुझे कहता है कि आपने किस कानून के तहत इन 4 लड़कों को बैठाया अपने दफ्तर में। अच्छा। मैंने कहा मैं आपकी अक्ल को साथ सलाम करता हूं। 12 लड़के बाहर फायरिंग कर रहे हैं, मैंने 4 को पकड़ के अंदर बैठा लिया, तो आप मुझे कहते हैं किस कानून के तहत बैठाया है? आपका गार्ड मौके पर कहां पर था? मैंने कहा गार्ड ने मेरे साथ मिलकर पकड़ा इनको। तो उसने चूड़ियां पहनी हुई थी। मैंने कहा उसने चूड़ियां पहनी हैं या नहीं ये तो बाद की बात है, अब आपके पास ये आ गए, आपने चूड़ियां पहनी है या नहीं ये अब पता लगेगा। काटे इनके ऊपर पर्चा, घसीटा गया, फिर अंदर करो। फिर वो लड़के थे छोटे छोटे, 16-17 साल के, 15 साल के। मैं नहीं चाहता था FIR का कलंक उनके ऊपर लगे, अंडर एज के, राइट, माइनर से। उसकी वजह ये है कि उनके वालिदैन बड़े मासूम थे। अगर एक मर्तबा उनके ऊपर पर्चा हो जाता, उसके बाद उनके वालिदैन ने किस तरह घसीटियां खानी थी अगले 2 साल, वो एक अलग परेशानी थी। क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी आ जाता है, करियर सारा दांव पे लग जाता है तो आपका। उनको मैंने मौके पर माफ कर दिया।
अब मामला ये है कि मैंने आपका सवाल ये था कि पर्चा कटता है कि नहीं। और फिर एक पर्चा कटने के साथ साथ ये होता है कि कौन सी क्लॉज, कौन सी दफात बीच में आए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस वाले हल्की फुल्की सी कोई दफात लगा के जिसके इजीली जमानत भी हो जाती है, तो वो क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ की कौन सी दफात है, एफआईआर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ज़िम्मियाँ कैसे पुर होनी है, ये बड़ी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैडम फिजा, पहला तो जो पिछला सवाल है मैं उसको कंप्लीट कर लूं। पर्चा काटने के वाले से एसएचओ साहब को मैंने बताया, एसएचओ साहब ये पर्चा आईजी भी नहीं रोक सकता, एंड यू नो वेरी वेल। उसकी वजह वो जानते हैं कि अगर वो पर्चा रोकने की कोशिश करेंगे, एक लड़के का सर भी फटा था, उसकी एमएलसी भी मेरे पास पड़ी थी, मैं अगले दिन कोर्ट में चले जाऊंगा। 22A-22B सीआरपीसी की 2 सेक्शंस हैं जिसके तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियार है कि जो पर्चा थानेदार नहीं काटता उसको डायरेक्शंस पास कर दी जाए पर्चे की। नहीं पर्चा होता मैं कंप्लायंस में चले जाता, नहीं होता मैं इस्तिगासे में चले जाता। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ राइट्स हैं अपना पर्चा कटवाने के, बिकॉज यू नो दैट। राइट। दूसरे नंबर पे बात आ गई पर्चे को मजबूत बनाने की। पर्चे को मजबूत बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि जो वकूआ पेश आया बिल्कुल आपने उस तरह बताना है। आप अंदर अपना झूठ, फरेब, सच को माउल्ड करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, उसका नुकसान आपके पर्चे को। अच्छा अब्दुल मतीन, ये बताइएगा, अक्सर ऐसा होता है, ये नेचुरल है, जब आपको थोड़ी सी पावर या इख्तियार मिलता है, अब थोड़ा सा आपको फेम मिलता है, तो उसका इंसान कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा भी उठाता है, कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी हो जाता है, इंटेंशनली कहें या अनइंटेंशनली कहें। तो आपसे भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया हो, या जज साहब को पता हो यार ये तो बड़ा फेमस बंदा है, तो आपने उसका ज़रा कभी गलत इस्तेमाल किया हो, या कहीं ना कहीं जिस तरह हमारे सोशल इवल्स हैं उनमें एक ये रवैया भी हमारा देखने में आता है, इवन मीडिया वाले हों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले वजाहत भाई बताया कि जजिस का रवैया बड़ा न्यूट्रल है। लोग जुडिशरी को लेकर अभी तक उनका एतमाद इसलिए बहाल नहीं हो पाया कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने हमेशा अदलिया को गंदा करने की कोशिश की। हम इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, हम जानते हैं कि काली भेरें इस डिपार्टमेंट में भी हैं, लेकिन जुडिशियल डिपार्टमेंट के अंदर न्यूट्रलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं जितना मर्जी फेम ले लूं, जब मैंने कोर्ट में जाना है तो मैंने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, मेरे आर्ग्यूमेंट्स में दम होगा, एब्सोल्युटली, मेरे सर्कमस्टांसेस में दम होगा तो मुझे रिलीफ मिलेगा, वरना दुनिया का कोई माई का लाल मुझे रिलीफ, हाँ वक्ती तौर पे हो सकता है कोई अंडर प्रेशर होकर मेरे हक में कोई छोटा सा रिलीफ दे भी दे, लेकिन अगली पार्टी अपील में चले जाएगी, जजमेंट अपील में चले जाएगा जब केस, तो उसके बाद दूसरा जज आ गया, बड़ा जज आ गया, हर जगह आपका ये काम नहीं है। तो आगे बार भी कोई इलेक्शन वगैरह लड़ने का कोई इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। मतलब इसी मूवमेंट पे फोकस करेंगे आप अपनी? मेरा फोकस ही सर वजाहत भाई इस मूवमेंट के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि अगर हमने इलीगल अरेस्ट, इलीगल डिटेंशन, फेक कंकोक्टेड और फिक्टिशियस किस्म की एफआईआर पे कंट्रोल पा लिया, समझ ले हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। और ये हमने इस मूवमेंट को इस लेवल तक पहुंचाना है कि पूरी दुनिया कहेगी कि यार आर्टिकल 10A पे जो मूवमेंट पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है वो पूरी दुनिया में स्टार्ट होनी चाहिए, इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात है, और ये बाकी जो आम आवाम है उनके रिलीफ के लिए बड़ी अच्छी है, दुनिया और आखिरत दोनों ही सवर जाएगी। लास्टली एनी मैसेज अगर आपको देना चाहें ऑडियंस को स्पेसिफिकली? मेरा ऑडियंस को तो कोई मैसेज नहीं है, मेरा मैसेज वुकला के लिए है। ओके। उसकी वजह ये है कि इस दौर में सबसे ज्यादा कौम को जरूरत है अच्छे वुकला की। हर वकील की जिम्मेदारी है कि आप अपनी लीगल फीस चार्ज करते हैं, उसके अलावा प्रो बोनो केसेस भी डील करें। प्रो बोनो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मूवमेंट के अंदर जब हमने स्टार्ट करनी है तो उस मूवमेंट के अंदर हमने कोशिश ये करनी है कि हर थाने के साथ, हर मुतलका थाने के साथ 2 से 4 वकला की एक टीम होगी। हर थाने के बाहर हमारा एक बैनर लगा होगा कि मुतलका थाने से आपको कोई प्रॉब्लम है इस नंबर पे राब्ता करें। जैसी कॉल आएगी हमारी वकला की टीम फौरी तौर पर थाने में पहुंचेगी, रिलीफ ला कर देगी। कोई प्रेशर नहीं हम डाल सकते पुलिस वालों पर, लेकिन कम से कम उनको इलीगल जो वो वर्किंग करते हैं उससे हम रोक सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग से। चलें जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद, बहुत शुक्रिया आपके जज्बात का, आप जो बातें कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए जरूरी